अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैनाल्स मंसूबे के हवाले से जिसकी मंजूरी आज दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है। चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक हैं। काउंसिल के अरकान और 3 वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक हैं। इजलास के बाद कैनाल्स मंसूबा ख़त्म किए जाने का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में तय किया था कि CCI का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास के बाद मंसूबे को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से तमाम वज़राए आला ने 1-on-1 मुलाकात की थी। इस बारे में तफ़सीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। फ़हद, मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के बारे में अपडेट कीजिए। जी देखिए, मुश्तरका मफादात कौंसल का 52वां इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इस कौंसल के 8 अरकान हैं जिनमें से वज़ीर आज़म सरबराह हैं, 3 वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अमीर काम और इसहाक डार इसके हैं, जबकि चारों सूबाई वज़रा मुश्तरका मफादात कौंसल के मेंबर हैं। इसके अलावा 25 जो अफराद को खुसूसी तौर पर आज दावत दी गई है इस इजलास में शिरकत के लिए, और इस वक्त ये इजलास जारी है जिसमें सबसे अहम एजेंडा आइटम जो है वो है दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा, जो कि वज़ीर आज़म शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात में तय था कि इसको वफाकी हुकूमत इस मंसूबे को वापस लेने के लिए CCI में ये मामला लेकर जाएगी। और आज 6 नुकाती एजेंडे पर CCI गौर कर रही है, जिसमें सबसे यही आइटम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक समरी की सूरत में जो है वो आज पेश किया जाएगा, और ज़राए के मुताबिक इस पर वफाकी हुकूमत आज के इजलास में सबसे अहम जो मंसूबा है वो कैनाल्स है, उस पर बात की जा रही है। यकीनी तौर पर उसको ख़त्म करने का ऐलान भी किया जाएगा। फ़ाज़ चौधरी, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में दिए गए बयान की वजाहत कर दी है और कहा है कि बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। जंग के लिए 2-3 दिन अहम है। ये नहीं कहा कि जंग छिड़ जाएगी। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, लिहाजा खतरा मौजूद है। हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और वजाहत में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आई बॉल टू आई बॉल दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, कंट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स जो है खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए, लेकिन इस किस्म की कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है ना मेरे साथ एट्रीब्यूट करनी जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार, बिल्कुल 100% तैयार है। और कोई हमारी सालमियत पे या हमारी जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उनको अगर क्रॉस करने की कोशिश की गई या हम पे जंग इम्पोज की गई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला, और मुल्क के जो है हर इंच का जो है दफा करेंगे। पहलगाम वाकया भारत की अपनी नाअहली है। इल्जाम पाकिस्तान पर आयद नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। उन्होंने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय इकदाम गैर कानूनी करार दिया। भारत के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो पहले दिन से ही नहीं माना गया। भारत हमेशा ताक में रहा किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत ने हमेशा हमारे साथ दुश्मनी की है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं कि दुश्मन की किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि झूठे इल्जामात लगाना भारत की पुरानी आदत है। नरेंद्र मोदी को पैगाम है कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं, लोग आपके ड्रामे का सीक्रेट अच्छी तरह जानते हैं। कश्मीर पर मजीद तशद्दुद के लिए फॉल्स फ्लैग का ड्रामा किया जा रहा है। असली दुश्मन भारत, जिसने के कभी कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। उन्होंने अपना एक हदफ रखा हुआ है, वो है कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हम पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए और पाकिस्तान के डिफेंस के लिए एक हैं। उनके लिए झूठ बोलना कोई नई बात नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के वो बहुत तजर्बाकार हैं। मैं मोदी साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तानियों की तरफ से। लोग और दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। वो आपके ड्रामे की स्क्रिप्ट जो है उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस
प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए कश्मीरी अवाम पे। वो चाहते हैं कि वहाँ का जो वहशियाना किस्म का जो इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उसको मज़ीद बढ़ाएं। सियासी इख्तिलाफात पर से पुष्ट डालकर भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद। पहलगाम वाक़े के तमाम पहलू मशकूक हैं। मोदी का झूठ मज़ीद चलने वाला नहीं। भारत ने कोई हिमाकत की तो वही सज़ा मिलेगी जो अहमक को मिलनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फैसल वाडा बोले जंग हुई तो सब अपनी फौज के पीछे खड़े होंगे, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ा ने कहा भारत दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है। दुनिया जान चुकी है कि दुनिया भर के अंदर तुम्हारी दहशतगर्दाना नेट्स मौजूद हैं, लिहाजा दुनिया ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, 24 करोड़ 25 करोड़ शहरियों का। मुसल्लह अफवाज हमारी लड़ना भी जानती हैं, मरना जानती हैं, और तुम जैसे जो मुँहज़ोर फ़िरौन हैं उनका मुकाबला करना भी जानती हैं। अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। हिंदुत्व की सियासत को हिंदुस्तान के अंदर कभी इतनी ख़ास पजीराई नहीं मिली जो पिछले 2-3 दिहाइयों से हम जिसका मुजाहरा देख रहे हैं। वो हिंदुस्तान जो सेकुलर कहलाता था उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। जो जमहूरी कहलाता था, लिबरल डेमोक्रेसी पे दावेदार था, वो लिबरल डेमोक्रेसी, वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कन्वर्ट हो चुकी है टुवर्ड्स मेजॉरिटेरियनिज्म। पहलगाम नाम निहाद वाक़े पर बोल न्यूज़ की हक और सच पर मबनी खरी रिपोर्टिंग पर भारत बिलबिला उठा। मोदी सरकार ने बोल न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। नई दिल्ली में मोदी सरकार की घबराहट एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर बोल न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब और न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है। हक और सच पर मबनी खरी रिपोर्टिंग पर भारत की बौखलाहट। बोल न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। मोदी सरकार ना शवाहिद दे सकी, ना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी का जवाब दे सकी। उल्टा आईना दिखाने पर पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई का गला घोंटने लगी। भारत में बोल न्यूज़ के अलावा मजीद 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी आयद की गई। पाबंदी की जद में आने वाले इदारों में पाकिस्तान के मोतबर न्यूज़ चैनल्स भी शामिल हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी आयद करना दरअसल अपनी नाकामियों और अंदरूनी तजादात को छुपाने की एक कोशिश है। भारत ना तो आलमी बरादरी को पहलगाम वाक़े के बारे में शफाफ शवाहिद फराहम कर सका, ना ही अपनी सिक्योरिटी इदारों की नाकामियों का जवाब दे सका। पाकिस्तानी मीडिया इदारे बैन अवी उसूलों के तहत खबरों की तरसील कर रहे हैं और भारतीय रियासती प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं, जिससे मोदी हुकूमत की बौखलाहट में इजाफा हुआ। 20 मार्च को पाकिस्तान से इंडिया इलाज की गर्ज से जाने वाला 17 साल माजूर नौजवान इंडियन हुकूमत की बेहिसी का शिकार हो गया। इलाज कराए बगैर बाप के हमरा बच्चे को पाकिस्तान रवाना कर दिया, माँ को इंडिया में ही रोक लिया। भारत इंसानियत को भूल गया। इंडिया का एक और इंसानियत सोस कदम। इलाज के लिए पाकिस्तान से इंडिया जाने वाला 17 साल माजूर नौजवान अयान इंडियन हुकूमत की भेंट चढ़ गया। मोदी सरकार ने इलाज कराए बगैर बाप के हमरा बच्चे को पाकिस्तान रवाना कर दिया और माँ को इंडिया में ही रोक लिया। अयान की बहन का कहना है हमारी वालदा को जल्द भारत से पाकिस्तान भेजा जाए। अयान वल्द इमरान को कैंट स्टेशन से एम्बुलेंस के जरिए घर मुंतकिल किया गया। अयान 2023 में रिजविया पुलिस के एहलकारों की कमर में गोलियां लगने से माजूरी का शिकार हुआ था। लेजेंड जहांगीर खान ने खेल में सियासत लाने पर भारत पर तनकीद कर दी। कहा अक्सर सुनता हूं कि भारत ने खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। इस तरह का रवैया किसी तौर पर भी मुतवाज़न नहीं करार दिया जा सकता। खेल दोस्ताना माहौल पैदा करते और लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। आजकल जंगे लड़ने का दौर नहीं है। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी भारत में एक फैन क्लब है। किसी इवेंट के लिए मदऊ किए जाने पर भारत जाऊंगा। हो सकता है मेरे जाने से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। नामवर शख्सियात का भारतीय धमकियों और बेबुनियाद इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा पानी बंद करोगे, तारीख गवाह है हम प्यास में लड़ने और शहीद होकर जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। बगैर सबूत इल्जाम तराशी और सिंतास मुआहदे को पल भर में खत्म करने से हम खौफजदा नहीं होंगे। पानी बंद कर देंगे।
तारीख गवाह है कि हम वो कौम हैं जो प्यास में लड़ने और शहीद होकर हमेशा जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। हम वो कौम हैं जो घर आए दुश्मनों की मेहमान नवाजी भी करना जानते हैं और एक लम्हे में 5 जहाज़ों को नीस्तो नाबूद करना भी जानते हैं। बात अगर पाकिस्तान की हो तो एक अल्लाह अकबर का नारा ही तुम्हें नीस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी है। बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना, एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को पल भर में ख़त्म कर देना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और LOC पर फायरिंग करना, इन दबाव के टैक्टिक्स से हम डरने वाले नहीं। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। मेरी एक मुस्कुराहट ही आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम तैयार हैं, हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। ऐसी गीदड़ भपकियों से अगर आप समझते हैं कि हम डर जाएंगे, कौम डर जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी एज का है, बच्चा है, ज़ईफ है, जवान है, ख़वातीन है, हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं शाना बशाना। अगर आपने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया है। कंपनी में शदीद बदनस्मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब की अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कराची के अवाम के साथ नाइंसाफी, हक तलफी का पर्दा चाक के इलेक्ट्रिक का सिया चेहरा बिलाखिर सामने आ गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक इंतहाई खराब कारकर्दगी और कानूनी तनाज़ात की शिकार है, जिसमें सरमायाकारों की दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई है। KE इस वक्त सऊदी अक़लियती सरमायाकारों और मकामी सरमायाकारों के दरमियान कानूनी तनाज़े में उलझी हुई है। सऊदी सरमायाकारों ने गैर कानूनी कंट्रोल संभाला हुआ है। अक्सरियती सरमायाकारों को बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सऊदी ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन काउंसिल को ब्लैकमेल भी कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ कि इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली छुपाने के लिए कराची वालों पर इजाफी माली बोझ डाल रही है। कराची वालों की जेब से KE का खर्च पूरा किया जा रहा है। बिजली की तरसील और पैदावार का निजाम बेहतर बनाने में भी नाकाम है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हुकूमत हर साल के इलेक्ट्रिक को 200 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। ये भारी सब्सिडी भी इंतजामी नाअहली और क़यादत के फुकदान का ही नतीजा है। इसके बावजूद हुकूमत को कोई फायदा मिल रहा है, न ही कराची वालों के लिए कोई रिलीफ है। कि इलेक्ट्रिक के प्राइवेटाइज्ड होने के बाद से अब तक स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चन्नाई का कहना है कि हुकूमत इस मामले को रिव्यू करे। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब ने कि इलेक्ट्रिक को शर्म दिलाते हुए कहा कि इंसानियत पर इतना ज़्यादा जुल्म करके किस मुँह से अपने रब के हजूर खड़े होंगे। कि इलेक्ट्रिक की नाअहली में भी हैट्रिक। बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर, वक्त बे वक्त और एलानिया गैर एलानिया बिजली बंदिश के आलमी रिकॉर्ड। कस्टमर सर्विस पर कॉल करो तो मुनासिब रहनुमाई नहीं मिलती। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई ने बोल से गुफ्तगू में के इलेक्ट्रिक का भांडा फोड़ दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स थे, इनको कुछ नहीं मिला। कस्टमर सर्विसेज आज भी बैनुल अक़वामी मयार से नीचे हैं। हुकूमत प्राइवेटाइजेशन को रिव्यू करे। जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इसके शेयर होल्डर्स थे, उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो कस्टमर की सर्विसेज थी वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। पहले तो बहुत बुरी थी, कदरे कुछ बेहतर हुई, लेकिन स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं आज भी। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब ने कि इलेक्ट्रिक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बोल के प्रोग्राम व्यापार में कहा कि इलेक्ट्रिक हमेशा उज़र पेश करता है। टैरिफ बढ़ाने के लिए ओकरा से कहा हुआ है और ओकरा बात नहीं मानता। कि इलेक्ट्रिक कहता है टैरिफ बढ़ेगा तो अच्छे मुनाफे में आएंगे और लोगों को फायदा देंगे। नाअहल इदारे की ये सारी बातें सिर्फ तसल्ली हैं। वो 12% जो है वो जब रूल कर रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए, तो आखिर उनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जिसकी वजह से उन्होंने इसको डोमिनेट किया हुआ है। किन टर्म्स के तहत ये के इलेक्ट्रिक को इतनी ज्यादा इजारादारी दी गई है कि आज वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। इससे पहले जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन हुआ करती थी तो जनाब हर कोई चढ़ दौड़ता था और पकड़ के उनका एहतसाब कर लिया करता था। इनका क्यों नहीं कहा? डॉक्टर शुएब का मजीद कहना था कि एक तरफ सरहदों पर खतरात मंडला रहे हैं, दूसरी तरफ हम जाती और इज्तिमाई मामलात में बेहिस हो गए हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार भी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक को अपने सार्फिन और शेयर होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकायत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा। एक यूटिलिटी इदारा है और उसे भी ये चाहिए, उसे यूटिलिटी इदारा और अवामी इदारा बन के रहना चाहिए ना। तो और फिर जाहिर है जैसे आपने बात की, अगर प्रॉफिट है और हो रहा है तो उसको डिक्लेयर किया जाए। स्टॉक मार्केट में जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कम से कम उस प्रॉफिट में पूरा हिस्सा दिया जाए।
تو اس میں بھی اب شکایتیں بہت آ رہی کہ انہیں بھی حصہ نہیں دیا جا رہا. تو ضرورت اس بات کی. اچھا پھر جو الیکٹرک اے کا بورڈ ہے اس پہ کوئی کراچی کے عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں. الیکٹرک کی غیر ذمہ داری کا بوجھ عوام پر پڑے گا کہ الیکٹرک کے شیئر ہولڈرز کی پریزنٹیشن نہیں ہو سکی کہ الیکٹرک کی غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے سرمایہ کار کہاں سے آئے گا. سیکٹر ایکسپرٹ مجاہد چٹھا کی بول نیوز کے پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں سوال. آپ کو 100 سال کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کا فرق کراچی کے عوام پہ پڑے گا. اگر اسی طرح کی انسرٹینٹی سچویشن 100 سال تو کیا اور 2-4 سال بھی رہ گئی تو یہ افیکٹ ہوگی, پرفارمنس مزید افیکٹ ہوگی اور سٹیک ہولڈر جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے. تو ایسی بات تو پروفیشنل لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. میجر پرسنٹیج وائی شیئر ہولڈر ہے, اس کی ابھی تک بورڈ میں پوری پریزنٹیشن نہیں ہو سکی. اس کی وجہ سے اس ماحول میں انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ کیا کوئی انویسٹر رسک لے گا اس طرح کی انسرٹینٹی اور اڈہاک کی سچویشن میں؟ اسی طرح بورڈ مکمل نہیں ہے, عدالت میں ہے وہ. تو اس کا جو بیڈ افیکٹ آ رہا ہے وہ کہ الیکٹرک کی پرفارمنس اور افیکٹی جو ہیں وہ کراچی کے عوام ہیں. آل کیٹیگری کنزیومر اس کے افیکٹی ہیں. تو کراچی کے شہری کے الیکٹرک پر برس پڑے. کہتے ہیں کہ بھاری بھرکم بلز تو بھیجے جاتے ہیں لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹے تک کی جاتی ہے. کراچی والے بول کے مائک پر پھٹ پڑے. مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. کہ الیکٹرک کی انتظامیہ ہمارا خون چوس رہی ہے بل کی صورت میں. بل ہر مہینے میرے پاس پڑے ہوئے, بل بھرتا ہوں میں, میرے پاس ہر مہینے کا بل پڑا ہوا ہے. بل لیتے ہیں ورنہ لائٹ کاٹ دیتے ہیں, بل نہیں دو تو. بل چاہیے ان کو, لائٹ دے نہ دیں وہ ہمیں. ساری رات ہو جاتی ہے, راتوں میں لائٹ نہیں ہوتی ہے بھائی. بس ایسا دل ہوتا ہے ان کو تو گھرک کر دو. کوئی یہاں کہنے والا ہی نہیں ہے, سننے والا ہی نہیں ہے یہاں پہ. لوڈ شیڈنگ تو ایسی ہے کہ بل بھرنے کے باوجود کہ پتہ نہیں کہ ہمیں صرف خیرات کے اندر مل رہی ہے نا. یہ لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے 14 گھنٹے رہتی ہے. 10 ہزار کے بل بیچتے یہ لوگ اور بجلی 12 گھنٹہ 16 گھنٹے جاتی ہے. 12 ہزار 20 ہزار روپے بل پے کرتے ہیں, اس کے بعد بھی سہولت نہیں ہے. گھر پہ جاتے ہیں تو بجلی نہیں ہوتی. جو یہ پرائیویٹ ہو گئی ہے اب تو انہوں نے تو بس بدماشی لگائی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا عوام کا جینا عوام حرام کرا ہوا ہے. کہ جناب نے 7 روپے 61 پیسے کم کیے, کوئی نہیں, سب یہ ڈھونگے, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میرے اپنے جو گھر کے بل آئے کوئی کمی نہیں ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.